नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे। उस श्रृंखला में हम लोगों ने जो आपका संवैधानिक विकास है उसको स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आपने 2 वीडियो देखा हुआ है। पहला वीडियो जो इंट्रोडक्टरी थी, दूसरी वीडियो में आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। उनको देखने के बाद आप इस जो संशोधन अधिनियम है इस पर आइए, ताकि आपको पूरा तरीके से समझ में आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, आज है 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। 1781 का संशोधन अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम था, ठीक है। सबसे पहले तो जान लेंगे कि इस जो अधिनियम था इसको और क्या कहते हैं। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, यानी कि बंदोबस्त कानून। देखिएगा, याद रखिएगा, 1781 के संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या बंदोबस्त कानून 1781 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी पूछ सकता है और इसमें इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो स्टार्ट करेंगे और देखा जाएगा। तो ये देख लिया आपने। अब सबसे पहली बात आती है कि यह क्यों आया। तो दोस्तों, यह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि आप पढ़ चुके हैं, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ये आया था। यह एक्ट क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है। 2 बातें यहाँ से आपने याद रख लिया। पहली बात तो ये देख लीजिएगा कि 1781 का संशोधन अधिनियम था, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने यहाँ से किस एक्ट की कमी को दूर करने के लिए आया, तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया। अब आइए इनकी विशेषताएँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहले पॉइंट में देखेंगे इनकी विशेषताओं में, तो क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको, ठीक है ना, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको क्या किया गया, जो प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए जो भी विधि और नियम और विनियम बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा, सिंपल सी बात समझिएगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, आपका है ना, कलकत्ता में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके नियम विनियम जो है बन के आते थे आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या किया गया, अब जो इसके अधीनस्थ न्यायालय थे, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जो प्रांतीय न्यायालय थे, जैसे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उनके लिए जो भी विधि, नियम और विनियम था उसको बनाने का अधिकार किसके पास मिल गया था, तो यह अधिकार मिल गया था गवर्नर जनरल को, एक तरीके से कहा जाए तो गवर्नर जनरल की काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय या काउंसिल जो कि थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके लिए अधिनियम बनाने का अधिकार मिल गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तरीके से क्या किया गया कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो न्याय का क्षेत्र था, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं कि न्याय का क्षेत्र था, उसको भी क्या किया गया, गवर्नर जनरल के अधीन पर कर दिया गया, ठीक। इतनी सिंपल सी बात समझ लेंगे कि जो न्याय की प्रक्रिया थी उसको क्या किया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ से याद करिएगा और लिख लीजिएगा, ऐसे ही नोट डाउन करेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी क्या बात होती है, दूसरी बड़ी बात ये होती है कि यह जो प्रांतीय न्यायालय की अपील थी, प्रांतीय न्यायालय वही अभी आपने ऊपर देखा, प्रांतीय न्यायालय कौन कौन से थे, वही बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना। बंगाल, बिहार जो उड़ीसा था, इसका जो अपील थी, अब ये अपील डायरेक्टली कहाँ करेंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के पास करेंगे, ठीक है ना। अब प्रांतीय न्यायालय अपना जो अपील था, कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में न करके, ठीक है ना, अब सर्वोच्च न्यायालय में ये नहीं जाएंगे डायरेक्टली, ये जाएंगे डायरेक्ट किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। एक तरीके से क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो जुडिशियल पावर थी वो डायरेक्टली चली गई किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। अब वो इनके लिए नियम कानून भी बनाने लगा और प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वह लेने लगा, ठीक है, कौन, गवर्नर जनरल। तो एक तरह से क्या किया कि प्रांतीय न्यायालयों यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बागडोर, ठीक है, यानी कि जुडिशियल जो बागडोर थी, जुडिशियल
जितने भी कार्य थे वह गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। ठीक है, या अब क्या करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं करके वह गवर्नर जनरल के पास अपील करेगा। कौन? प्रांतीय न्यायालय बंगाल बिहार उड़ीसा। दूसरी बात समझ गए होंगे। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जब इन्होंने बंगाल बिहार उड़ीसा यानी प्रांतीय न्यायालयों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया। कैसे मुक्त किया? तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए जो काउंसिल बनी थी, उसको क्या किया इन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर या बरी या मुक्त कर दिया। अब याद रखिएगा, यह जो एक्ट आया था 1781 का, यह बन के आता था कहाँ से? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है ना, यानी कि यह इंग्लैंड से बन के आ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बन के आ रहा था। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया है। ठीक है ना, मुक्त कर दिया है। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है, अब किसी भी क्षेत्र में उनको न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उनको न्यायालय के अधीन नहीं रहना होगा। मतलब कोई, मतलब इन्होंने कोई क्राइम किया या कोई भी वाद विवाद होता है, इनका कोई भी वाद विवाद है, ठीक है, इनका कोई भी वाद विवाद है, तो वह डायरेक्टली कहाँ होगा? यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है ना, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है सभी के लिए समान न्याय। लेकिन यहाँ पर समान न्याय नहीं था। कैसा था कि जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल थे, उसको इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। और ये किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे, या इनके जितने भी वाद विवाद थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होता था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पहली बात तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, बरी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। साथ ही साथ इसके जो कंपनी के वर्कर थे, कंपनी का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके जो वर्कर्स थे, उनको भी उनकी सर्विस के दौरान, ठीक है, कोई आदमी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता है, तो जितने समय तक वह काम कर रहा है उस कंपनी में, उस दौरान जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब उस दौरान, उसके सर्विस के दौरान जो है कोई भी वाद विवाद होता है तो वह भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर था। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय उसको बुला नहीं सकता है या उसके वाद विवाद को वह देख नहीं सकता है। ठीक है ना, दो बातें यहाँ से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल प्लस कंपनी के वर्करों को भी क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था। देखिए कैसे सशक्त हो रहे हैं गवर्नर जनरल की बॉडी। ठीक है ना, और आगे देखते हैं, फिर लास्ट में बताएंगे। चौथा मुख्य पॉइंट क्या किया गया कि राजस्व और राजस्व वसूली, मतलब कि राजस्व संबंधी जितने मामले थे और राजस्व वसूली का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, यह भी किसके पास चली गई डायरेक्टली, यह भी गवर्नर जनरल के पास चला गया। गवर्नर जनरल के पास जाने का मतलब क्या है कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है ना, ये बात समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में सारी चीज़ें ले रही हैं। पहले तो वो क्या करते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं, यह दिखाने के लिए कि हम जो है समान न्याय की बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर एक एक्ट लाते हैं 1781 का, जिसके अंतर्गत वो पहले तो अपने आप को मुक्त करता है, फिर धीरे धीरे अपने कर्मचारियों को मुक्त करता है, और साथ ही साथ फिर राजस्व वसूली, इन सब चीज़ों को मुक्त कर देता है। यानी कि अब ये यहाँ से फ्री टैक्स वगैरह सारी चीज़ें वसूल कर सकते थे। भाई कोई भी व्यक्ति राजस्व या राजस्व वसूली संबंधित कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वह उसके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे देखिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट सशक्त कर रही है अपने आप को। ठीक, पांचवा पॉइंट देखिएगा। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलकत्ता के सभी निवासी, अब एक मतलब जो ये एक्ट था जो 1781 का, उसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो कलकत्ता के निवासी थे उनको सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, जो आम निवासी थे बेचारे उनको शामिल कर दिया गया, और इनको शामिल करके जो आपका जब गवर्नर जनरल थे उनकी बॉडी को, उनके वर्कर्स को
राजस्व वसूली को, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुक्त कर दिया। लेकिन कलकत्ता के सभी निवासियों को क्या किया, इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। और इनका वाद और मामला न्यायालय में सांप्रदायिक आधार पर न्याय देना हो गया। क्या मतलब हुआ कि जो कलकत्ता के निवासी थे, इन निवासियों में भाई कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम्स होंगे, ठीक है ना, और भी अन्य, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की कम्युनिटी ही सबसे बड़ी थी उस समय। तो जो यह हिंदू और मुस्लिम की कम्युनिटी थी, इनका अगर कोई वाद या विवाद आता है, इनका कोई वाद और विवाद अगर आता है तो उसका जो निर्णय है वह सांप्रदायिक आधार इन्होंने बना दिया। एक तरीके से देखिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिकता को इन्होंने ला दिया। कैसे कि जो हिंदू व्यक्ति थे, यानी कि हिंदुओं को इन्होंने क्या किया कि हिंदू के निजी कानून के आधार पर उन्होंने न्याय की व्यवस्था की, और मुस्लिमों को मुस्लिम के निजी कानून के आधार पर न्याय की व्यवस्था की। अभी यहाँ क्या हो गया है कि हिंदुओं को हिंदू का जो कानून कहता है उसके हिसाब से न्याय मिलेगा, और मुस्लिमों को मुस्लिमों के निजी कानून के आधार पर न्याय मिलेगा। यानी कि यहाँ पर समान न्याय की बात नहीं है, ठीक है ना, समान न्याय की बात नहीं की गई, समान न्याय की बात नहीं की गई, ठीक है। कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, तो सर्वोपरि तो था, लेकिन वहाँ पर समान न्याय नहीं था। समान न्याय का मतलब अब हिंदू को हिंदुओं के हिसाब से, मुस्लिमों को मुस्लिमों के हिसाब से, प्लस अपने आप को उन्होंने जो है क्षेत्राधिकार से बाहर भी कर लिया था। कौन? गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल को, उनके वर्कर्स को, मतलब कि जितने भी लोग उनकी सहायता करते थे, उनकी हेल्प करते थे, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, जिससे उनको फ़ायदा होता था, और उन लोगों को इसमें शामिल कर दिया जो कि आम निवासी थी। यानी कलकत्ता के सभी निवासियों को क्या किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद भी क्या किया, शामिल ही नहीं किया, शामिल करने के बाद क्या किया इन्होंने कि इनको सांप्रदायिकता के आधार पर न्याय की व्यवस्था की। सांप्रदायिकता के आधार पर मतलब है हिंदुओं को हिंदू के निजी कानून के हिसाब से, मुस्लिमों को मुस्लिम के निजी कानून के हिसाब से। यानी कि इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता के बीज बोना शुरू कर दिया था। किसके? हिंदू और मुस्लिम के बीच में। अब हिंदुओं को हिंदू के निजी कानून के आधार पर न्याय मिलेगा, और मुस्लिमों को निजी कानून के आधार पर न्याय मिलेगा, तो यह बात तय हो जाएगी कि हाँ, हम अलग हैं और हम अलग हैं। तो एक तरीके से क्या है, सांप्रदायिकता के बीज उन्होंने तो बो दिया है ना। एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर सांप्रदायिकता को जो इन्होंने बढ़ावा दिया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, ठीक है। अब ये सब जैसे आप अगर मेंस वगैरह लिखते हैं तो यह सारे पॉइंट आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो ये तो था आपका 1781 का आपका सेटलमेंट एक्ट जो है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसके 4-5 पॉइंट है। अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो 3-4 बार जो है फिर से आप वीडियो को देखिए और बार बार इसको नोट करिए, ठीक है। अगला टॉपिक जो आप देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़िएगा 1786 का अधिनियम, और साथ ही साथ 1793 का अधिनियम को एक साथ में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनको एक साथ में हम लोग पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और एक निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करिए आप। अगर शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और देखने के बाद पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए इसको, देखने के बाद दूसरा है कि इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है सारे नोट करिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं यहाँ पर देता हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो, बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहीं पर आज की वीडियो समाप्त करेंगे, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई अगर कमी रहती है तो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे आज की। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।